सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इसमें जो कल लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो था क्लॉक प्रॉब्लम के बारे में, पेंडुलम क्लॉक प्रॉब्लम। तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर उसका जो पेंडुलम है क्लॉक का, अगर वो मेटल का रहा, टेम्परेचर बढ़ा तो मेटल क्या होगा, इलोंगेट होगा, लंबा होगा और जैसे उसका लेंथ इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ मतलब घड़ी स्लो हो जाएगी। अगर घड़ी स्लो हो गई, मान लो 5 मिनट स्लो है और अभी टाइम हो रहा है कुछ तो 6:05, तो वो घड़ी में कितना दिखेगा जो 5 मिनट स्लो है, 6 बजे दिखेगा उसमें। तो डिफरेंस कितने का आया, अगर मैं निकालू 6 बजे माइनस 6:05 तो -5 मिनट्स आएगा। तो ऐसा कुछ आंसर आने वाला है। और अगर मान लो टेम्परेचर कम हो गया तो वो पेंडुलम का लेंथ भी कम हो जाएगा, लेंथ कम हो गया तो टाइम पीरियड भी, मतलब वो घड़ी फास्ट चलने लगेगी। अब मान लो 6 बज रहे तो वो घड़ी बता रही है 6:10। अब 6:10 माइनस 6 कितने हो जाएगा, तो यहाँ +10 आंसर आएगा। तो ये ध्यान में रखना है, अगर घड़ी स्लो चल रही है तो हमको उसमें टाइम ऐड करना पड़ेगा, और अगर घड़ी फास्ट चल रही है तो हमको टाइम माइनस करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आने वाला है हमारा। तो चलो बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये पेंडुलम क्लॉक का हमने कल एक फॉर्मूला निकाला था यहाँ से, T = 2π√L/v। ये फॉर्मूला आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, ऑसिलेशन में। तो यहां से हमने निकाला था डेल्टा T/T का, तो वो फॉर्मूला आया था 1/2 डेल्टा L/L और यहाँ पे हमने लिख दिया था अल्फा डेल्टा T। ये डेल्टा L/L का फॉर्मूला हमको मालूम है। अल्फा क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। आप देखो ये भी टी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थीटा यूज कर लेंगे, ठीक है। थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर। अब हमको निकालना है सिर्फ डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। तो हमको सिर्फ ये निकालना है कि चेंज कितना आया, मतलब घड़ी सही से चल रही है कि कुछ आगे चल रही है कि कुछ पीछे चल रही है। हम लोग घड़ी स्लो चल रही है तो हम क्या बोलेंगे, टाइम लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, टाइम लॉस हो रहा है, स्लो चल रही है तो। अगर घड़ी फास्ट चल रही है तो टाइम गेन, मतलब हमको चेंज इन टाइम निकालना है बेसिकली, ये डेल्टा टी निकालना है। तो ये टी को भी यहां भेज देंगे, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, डेल्टा टी इधर, ये कैपिटल टी इधर आ गया। अब ये कैपिटल टी है क्या चीज, तो ये कैपिटल टी आपको रहेगा कि जितने टाइम में आपको लॉस निकालना है। अब मान लो आपको बोला गया कि एक घड़ी हर मिनट में 2 सेकंड पीछे रहती है, तो वो एक दिन में कितना पीछे हो जाएंगी, तो ऐसा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक मिनट में वो 2 सेकंड पीछे हो रही है तो एक दिन में कितना पीछे होंगी, निकाल सकते क्या आप। एक मिनट में 2 सेकंड तो एक घंटे में कितना, 120 सेकेंड, तो 24 घंटे में कितना, 24 × 120। तो ये आपका कैपिटल टी रहेगा। अब ये मैंने एक दिन दिया, ये ऐसा भी दिया हो सकता है क्वार्टर ऑफ अ डे। क्वार्टर ऑफ अ डे मतलब 6 घंटे, 6 आवर्स, 1/4 ऑफ 24। यहाँ पे हाफ अ डे भी बोल सकता है, या फिर मिडनाइट टू मिड डे भी बोल सकता है। मिडनाइट टू मिड डे मतलब रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी टाइम हो सकता है। 1 वीक भी बोल सकता है। 1 वीक में कितने डेज, 7 डेज, तो 7 इंटू करना पड़ेगा आपको। एक दिन में कितने सेकेंड्स, 86,400 सेकेंड्स रहते हैं। ये कैसे निकालेंगे आप, एक मिनट में 60 सेकेंड्स, एक घंटे में 60 × 60 और एक दिन में 24 आवर्स, तो 24 × 60 × 60। ये ऐसा कुछ निकाल लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर भी लेते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम्स में काम में आने वाला है। तो 1 डे इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स, तो हम बोलेंगे एक घंटे में 24 आवर्स, एक घंटे में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा आपका 86,400 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला हमने कल ही दिया था। तो अब बढ़ते हैं इससे आगे, तो इसके प्रॉब्लम पे आते हैं हम। तो इसका प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब ये देख लो क्या है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इट इज कैलिब्रेटेड फॉर 20 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया हुआ है, द करेक्शन टू बी मेड ड्यूरिंग समर पर डे। अब समर है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो बढ़ के कितना हो गया, 40 हो गया। और अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ये फॉर्मूला है आपके पास। पहले गिवन डेटा बताओ, तो गिवन डेटा में ये क्या दिया हुआ है,
ये इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर कितना है 40, तो डेल्टा थीटा कितना 20, 40 माइनस 20, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं डेल्टा थीटा है 20 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया है पर डे, एक दिन में कितने सेकेंड्स, तो वो क्या है हमारे पास, वो कैपिटल टी है। तो यहां पर कैपिटल टी आपको दिया है 86400 सेकेंड्स, ठीक है। और क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू दे दिया 10⁻⁵ रख दो इसमें, तो आंसर आएगा आपका हाफ। अल्फा कितना है 10⁻⁵ और डेल्टा थीटा कितना है 20 और टी कितना है 86,400। हो गया आंसर, इसको सॉल्व करना है। 2 1 जा 2 10 जा 10⁻⁵ इंटू 10 10⁻⁴ मतलब पॉइंट को 4 बार पीछे लेकर आओ, तो आंसर है 8.64 सेकेंड्स। तो आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका आंसर आने वाला है। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस में वो घड़ी अच्छे से चल रही थी, 40 डिग्री कर दिया तो लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया, लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब घड़ी स्लो हो गई। कितना स्लो चल रही है वो एक दिन में 8.64 सेकेंड स्लो हो गई घड़ी वो, ठीक है। तो एक वीक में कितना इंटू 7 कर देंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। तो अब ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इसमें दिया है एक घड़ी है हमारे पास पेंडुलम क्लॉक विच इज 5 सेकेंड्स फास्ट, कब एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड 10 सेकेंड स्लो एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दो टेम्परेचर दिया और दोनों पे घड़ी कितना फास्ट है कितना स्लो है वो दिया है। और क्या बोला है एट व्हाट टेम्परेचर इट गिव्स द करेक्ट टाइम, और क्या बोला है टाइम इंटरवल कितना लेना है, ये क्या दिया हुआ है 24 आवर्स, कैपिटल टी दिया हुआ है और आंसर डिग्री सेल्सियस में। तो देखते हैं अब क्या आंसर आएगा इसका। तो अब देखो ये जो 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स ये क्या दिया हुआ है, चेंज इन टाइम दिया हुआ है डेल्टा टी, लेकिन एक फास्ट है एक स्लो है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि फास्ट है तो आपको क्या लिखना है प्लस की माइनस, माइनस लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर वो घड़ी आगे चल रही है और ट्रू टाइम चाहिए तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर घड़ी मान लो 10 मिनट आगे चल रही है और अभी बज रहे 6, तो वो घड़ी में कितना टाइम बताएगा 6:10, तो उसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा तब टाइम आएगा। तो यहां पे इसलिए माइनस में आंसर आएगा ये। तो कितना आएगा आंसर -5, किसका डेल्टा T1 का आंसर, ठीक है। डेल्टा T1 का आंसर आने वाला है -5। डेल्टा T2 का कितना आएगा +10, क्यों, क्योंकि वो घड़ी पीछे चल रही है, कितना पीछे 10 सेकेंड पीछे, तो ट्रू टाइम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 10 सेकेंड आगे बढ़ाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यह आने वाला है +10। अब यहां पे फॉर्मूला लिखने में बहुत ध्यान से लिखना है, क्यों, ये देखो फॉर्मूला में कैसा आने वाला है। तो हमारे पास डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। अब ये डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब ये चेंज कैसे लिखना है बहुत ध्यान से देखो, जैसा हमने इससे पहले भी चेंज लिखे थे वैसे ही कुछ चेंज लिखना है ये। तो ये देखो चेंज इन टेम्परेचर ऐसा रहेगा यहाँ पे, थीटा एट विच द टाइम इज करेक्ट, थीटा एट विच द टाइम इज करेक्ट माइनस थीटा एट विच द टाइम इज मेजर्ड। तो ऐसा लिखना है आपको हमेशा थीटा को, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो करो कैलकुलेट आप। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे आपको दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, एक इस टाइम के लिए एक इस टाइम के लिए, फिर दोनों का रेशियो ले लो तो आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो इक्वेशंस बना के देता हूं मैं। तो यहां पे पहली इक्वेशन बनेगी डेल्टा T1 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा थीटा माइनस 15 और T कितना है 24, तो वो तो कैंसिल ही होने वाला है दोनों में, चलो लिख लेते फिर भी, अपॉन डेल्टा T2 कितना ये 1/2 अल्फा थीटा माइनस 30 इंटू 24 आवर्स। अब मैं यहाँ पे इसको मिनट्स में सेकेंड से कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्यों, कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर आएगा इसका, क्या क्या कैंसिल होगा। तो डेल्टा T1 कितना है -5, डेल्टा T2 10, तो यहां क्या बचा थीटा माइनस 15 अपॉन थीटा माइनस, ये हो गया 5 1 जा 5 2 जा, ये इधर लेके चल जाओ, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 थीटा माइनस 30। अब करो इसको सॉल्व, माइनस थीटा करा दो प्लस थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, और यहां पर माइनस 30 उधर गया तो प्लस 30, 30 प्लस 30 60, तो थीटा कितना 20 डिग्री सेल्सियस, 3 1 जा 3 20 जा, तो आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो ऐसे कुछ इसका आंसर निकालना है, ठीक है। एक टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों नाम से बुलाया जाता है इसको। अब ये है क्या चीज, तो अब मान लो ये पेन को मेरे को हीट करना है, तो मैं ये पेन को चूल्हे के ऊपर रख दूंगा, गैस के ऊपर रख दूंगा, ठीक है, तो ये पेन हीट होगा। अब मैं इस पे थर्मोमीटर लगा दूंगा ताकि मेरे को ये पेन का टेम्परेचर मालूम पड़े। अब मेरे को सिर्फ इतना गर्म करना है उसको कि इसमें थर्मोमीटर में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल केस ऐसा भी ले लेता हूं मैं कि ये पेन का सिर्फ एक टुकड़ा निकालूंगा मैं, और मैं पहले उसको वजन कर लूंगा, और उसका वजन कितना आना चाहिए 1 ग्राम, और फिर उसको हीट कर रहा हूं मैं। तो और कब तक हीट कर रहा हूं उसको, कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ना चाहिए, बस उतने टेम्परेचर का हीट करना है मेरे को। तो उतने हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, 1 ग्राम कोई भी मटेरियल को इतनी हीट दो कि उसका टेम्परेचर कितने से चेंज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से वो टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो उस हीट को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका डेफिनेशन भी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन क्या है इसका, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल। तो ऐसा कुछ इसका डेफिनेशन है, और मीनिंग समझ में आ गया इसका। अब मान लो मैं कॉपर के लिए बात कर रहा हूं, तो कॉपर का मेरे को कितना मास लेना पड़ेगा 1 ग्राम, और 1 ग्राम को कब तक हीट करना पड़ेगा, जब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ नहीं जाता या चेंज नहीं हो जाता। अब मैं हीट की जगह कूल भी कर सकता हूं, कूलिंग करना मतलब क्या, हीट उसमें से बाहर निकाल लेना। तो हीट बाहर कब तक निकालेंगे, जब तक 1 डिग्री टेम्परेचर कम नहीं हो जाता। तो चेंज कितने से होना चाहिए, टेम्परेचर 1 से होना चाहिए। अब चेंज में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये यहाँ पे स्पेसिफिक जो वर्ड है, तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जैसा हम बोलते हैं कि भाई हमको कुछ चीज खरीदना है, स्पेसिफिकली शूज, तो स्पेसिफिक मतलब कुछ ना कुछ इसमें स्पेशलिटी है। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है, 1 ग्राम के लिए बात कर रहे हैं इसमें। आगे हम देखेंगे कि अगर स्पेसिफिक वर्ड हट गया तो भी 1 ग्राम के लिए नहीं आएगा, फिर कितना भी ग्राम हो सकता है वो, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो 1 ग्राम कंपलसरी है। और इसका सिंबल स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी में दोनों अलग अलग दिया हुआ है। अब अलग अलग कैसे, यहां पे अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो इसको स्मॉल सी से डिनोट किया गया है, और दूसरा जो हीट कैपेसिटी आएगा आगे उसको कैपिटल सी से किया है, तो वो स्मॉल सी कैपिटल सी में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर केमिस्ट्री में आगे जो मेयर्स रिलेशन है बहुत सिंपल, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आने वाला है, लेकिन उसमें अब कौन सा हीट कैपेसिटी है, क्योंकि हम 3 पढ़ने वाले हैं इसमें, 3 कॉन्सेप्ट 3 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा पॉइंट है सिर्फ हीट कैपेसिटी, और तीसरा पॉइंट है मोलार हीट कैपेसिटी। अब ये तीनों में से कौन सा है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये स्टेट बोर्ड में तीनों को लगभग सिमिलर लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, और एक में कुछ नया काम कर दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में सबको अलग अलग बता दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आप भी वैसे ही याद रखो, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो इसका एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, वो भी कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया कि मतलब इसको कोई भी मटेरियल ले लो, उसको 1 ग्राम मटेरियल लो, कितना हीट देना है उसको, ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या करना है, हीट देना है। अब हीट देना है तो हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। हीट के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम, क्यू, तो यहां पे ये क्यू का सिंबल है। अब ये हीट हमको देना है मास को, कितने मास को, 1 ग्राम को, तो इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला है इसका, NC डेल्टा टी। अब ये इसमें जो ये C है वो है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो C का फॉर्मूला बना लो। तो C का फॉर्मूला आएगा Q अपॉन M डेल्टा टी। अब ये देखो यहां पर, ये मैं बता रहा था आपको, हीट हम दे सकते हैं, इसको 2 फॉर्म में बोल सकते हैं कि एक तो हम कितना हीट दे रहे हैं या कितना हीट निकाल रहे हैं, और दूसरा तरीका इसमें कितना हीट चेंज हो रहा है, कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो है
लेकिन हीट कर रहे हैं तो कितना हीट उसमें चेंज हो रहा है, पहले से कुछ था, बाद में हीट कर दिया तो हीट बढ़ गया, तो कितना चेंज हुआ, तो उसको चेंज के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। चेंज के फॉर्म में मतलब यहाँ क्यू की जगह डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं हम, दोनों भी एक ही बात है, सिर्फ आपको समझना है। ये क्यू का मतलब क्या है, कितना हीट दिया, और ये डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, हीट दिया तो उसका टेम्परेचर या उसका हीट कितना चेंज हुआ, दोनों एक ही बात है। इसको एग्जांपल से बताता हूं मैं। मान लो आपके जेब में 100 रुपए और मैंने आपको मेरे पास से निकाल के दिए 50 रुपए, तो आपके पास जितने भी पैसे थे उसमें चेंज कितना हुआ, 50 रुपीज का। या फिर मैं अगर ऐसे बोलूं कि मैंने दिया कितने, तो वो भी 50 है, दोनों का आंसर सेम ही है। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप मेरे को बताओ, ये स्मॉल सी से डिनोट करना, इसको याद रखना है, स्मॉल सी के कैपिटल सी, हमेशा स्मॉल सी से डिनोट करना है इसको। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से डिनोट करना है। इसका यूनिट बताओ। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूनिट जूल्स, मास का यूनिट केजी, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन। अब जूल की जगह और क्या यूनिट आ सकता है, और कैलोरीज, तो इसका और एक यूनिट में लिख लेता हूं, कैलोरीज अपॉन केजी की जगह ग्राम, और ये डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, ऐसा भी इसका यूनिट आ सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपको इसके डायमेंशन निकालो, तो क्या आप ट्राई कर सकते हैं। जूल एनर्जी के क्या डायमेंशन होते हैं, m1 l2 t-2, ये है आपके एनर्जी के डायमेंशन। नीचे मास के डायमेंशन m1 और टेम्परेचर के डायमेंशन k1, तो बस इसका आंसर निकालो। तो यहाँ पे m1 गया, k1 ऊपर गया, तो आ गया आंसर। तो आंसर है l2 t-2 k-1। ये किसके डायमेंशन आ गए, स्मॉल सी के, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। क्लियर है यहां तक। और जूल और कैलोरी का कन्वर्जन यूनिट कितना है, 1 जूल इज 4.186, इसको हम अप्रॉक्स करके 4.2 ले लेते हैं। तो ये भी याद रखना है, आगे काम में आने वाला है ये, कि 1 जूल या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ठीक है, और यहां पे नॉर्मली यूनिट मास का ग्राम में लिखा जाता है, तो हमने भी कौन सा यूनिट में लिखना है, यहाँ पे ग्राम में। और क्वेश्चन में अगर ग्राम आया तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो क्वेश्चन में जो इसका यूनिट दिया रहेगा तो ये भी ग्राम में रहेगा, तो यहां देखना है यूनिट क्या है, यहां जो यूनिट है वो यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ग्राम में ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, किलोग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा दिया हुआ है वैसा। ठीक है, तो लिख लो यहां तक। तो देखो यहां पर अब ये जो स्मॉल सी है, इसका और डेल्टा टी का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो यहां लिख भी देते हैं हम कि ये जो स्मॉल सी है और डेल्टा टी है, इसका इनवर्स रिलेशन है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर मैंने डेल्टा टी बहुत बढ़ा दिया, इसका मतलब स्मॉल सी की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्मॉल सी की वैल्यू बहुत कम है तो उसको थोड़ी सी भी हीट दे तो टेम्परेचर चेंज ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल है। टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा हीट दिए तो बहुत गर्म हो जा रहे हो, तो ये इंसानों के साथ भी होता है। थोड़ा सा कुछ किए रिएक्शन ज्यादा दिए थे, इनपुट छोटा सा है, आउटपुट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में हमारे पास एक होता ही ऐसा कोई ना कोई, और उसमें नॉर्मली दूसरे लोग उसको जानबूझ के पोक करते हैं ताकि वो एक बार उसका बटन चालू कर दिए शुरू हो जाता फिर। हाँ, नाम जो लेंगे बाहर जाएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिव हो तो उसको थोड़ा भी हीट दिए तो बहुत टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ अ मटेरियल हैज वेरी लेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हाट डज इट मीन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट टेम्परेचर विल चेंज ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और इसका अपोजिट केस कि अगर कैपिटल सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी गर्म ही नहीं होगा ऑब्जेक्ट, उसको कितना भी हीट करो वो जल्दी हीट। तो इसके एग्जांपल्स में ही पूछता है मेटल्स, मेटल्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। तो मेटल्स गर्म, आप अगर मेटल को करें
तो मेटल तो जल्दी गर्म हो जाता है। अगर मेटल जल्दी गर्म हो जा रहा है, उसमें टेम्परेचर जल्दी ज्यादा चेंज हो रहा है, तो डेल्टा टी ज्यादा है, तो सी की वैल्यू कम रहेगी। और अगर मैं आपको वुड की बात करूं, लकड़ी, तो उसको हम जला रहे हैं, मान लो वो जल नहीं रही है, सिर्फ हीट कर रहे हैं हम उसको, हम सिर्फ इतना हीट कर रहे हैं उसको कि पूरी नहीं जले हो, सिर्फ गर्म हो, तो वो जल्दी गर्म होंगी क्या? नहीं। तो जितने भी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है वो सब क्या होंगे? जिनकी एस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है? सॉरी, सी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनकी ज्यादा होगी। तो अब मैं यहां लिख देता हूं बैड कंडक्टर्स के लिए, बैड कंडक्टर्स के लिए सी की वैल्यू कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए सी की वैल्यू बहुत कम रहेगी, इसीलिए उनको जल्दी, वो जल्दी गर्म हो जाएंगे, वो जल्दी हीट अप हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब ये दूसरा टर्म है, ये क्या है? सिर्फ हीट कैपेसिटी। इसमें से स्पेसिफिक को क्या किए? निकाल के साइड में रख दिए। स्पेसिफिक वर्ड क्या स्पेशलिटी बताता है? 1 ग्राम। अब यहाँ पे 1 ग्राम के लिए नहीं, कितना भी ग्राम रहने दो, सिर्फ हमको इसमें क्या देखना है? कितना हीट दे रहे हैं, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बस इतना देखना है। फिर मास कितना भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता, 5 ग्राम भी हो सकता, 3 मिलीग्राम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो इसको किससे डिनोट करते हैं? कभी कभी इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और कभी कभी स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं, लेकिन कभी भी इसको सी से डिनोट नहीं करना है। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि आगे और एक टर्म आने वाला है। तो देखो इसमें क्या है? सिर्फ कितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, उतना ही निकालना है। तो इसका देखो फॉर्मूला कैसा है? S इज इक्वल टू मास इंटू स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या है? स्पेसिफिक। अभी अभी तो पढ़े, क्या फॉर्मूला है उसका? क्या फॉर्मूला है इसका? Q बाय एम डेल्टा टी। तो लिख लो यहाँ पे Q बाय एम डेल्टा टी। तो एम एम गया, क्या बचा? Q बाय डेल्टा टी। तो मेरे को इसका यूनिट बताओ इसका, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, और दूसरा यूनिट कैलोरीज पर केल्विन या कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं फिर आप। तो अब ये देखो आगे, यहाँ पे ये स्मॉल एस से कैपिटल एस से डिनोट होगा, और इसमें ऐसा कुछ आंसर आने वाला है। तो इसमें मास दिख रहा है कि कहीं पे भी फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये मास पे डिपेंड। तो यहाँ पर कुछ भी मास आ सकता है, कितना भी, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं कि 1 ग्राम ही आ जाए, 40 ग्राम भी हो सकता है, 60 ग्राम भी हो सकता है, 114 ग्राम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहाँ पे एक न्यू टर्म आ रहा है जिसका नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें 2 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं होती, एक्सटेंसिव होती है मास पे डिपेंड, और इंटेंसिव नहीं होती। तो अब मेरे को बताओ वेट, वेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? वेट एक्सटेंसिव, वेट मास पे डिपेंड करता है। वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। डेंसिटी, डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। अगर मान लो डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें हम, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आता है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो आप वाटर का एक ग्लास ऑफ वाटर लो, या एक बकेट ऑफ वाटर लो, या ओशन ऑफ वाटर लो, सब वाटर की डेंसिटी कितनी आने वाली है? 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो ये डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं हो रहा है। तो यहां पर उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, क्योंकि इसमें मास कितना भी ज्यादा आ सकता है, और हम मास अगर कोई चीज का ज्यादा ले ले तो उसको हीट होने को टाइम ज्यादा लगेगा। नॉर्मल पानी का एग्जांपल ले लो, अगर आपने 1 कप पानी लिया और 10 कप पानी लिया, तो टाइम किसको ज्यादा लगेगा हीट होने के लिए? 10 कप वाले को लगेगा। तो यहां पर ये मास पे, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो क्या बोलते हैं? उसको एक्सटेंसिव, और जो नहीं डिपेंड करता है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये इसका बहुत सिंपल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्वेश्चन है ये, इसमें क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम किसका? एल्यूमिनियम का। और स्पेसिफिक हीट मतलब क्या दिया हुआ है? स्मॉल सी है ये, क्या एस है ये? स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो स्मॉल सी है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये स्मॉल सी है कितना। अब ये देखो इसके यूनिट में किलोग्राम है कि ग्राम है, तो हमको ग्राम में ही रखना है। अगर यहाँ किलोग्राम होता तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता। क्या फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू M इंटू सी, खत्म। 40 इंटू 0.2 कितना हो गया, क्लियर है। वन लाइन क्वेश्चन, इसमें तो आपको बिना पेन से भी सॉल्व कर सकते हैं, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। तो बढ़ते आगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। देखो कैसे, क्या दिया हुआ है, टू स्फीयर मेड ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस मतलब क्या कि मटेरियल सेम है तो इनकी कुछ क्वांटिटी सेम रहेंगी। कौन सी क्वांटिटी सेम रहेंगी, मास भी सेम रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम रहेंगी। मास सेम नहीं रहेगा, क्यों, ये देखो यहाँ पे दिया है, दैट डायमीटर्स आर इन द रेशियो। एक का डायमीटर कम है, दूसरे का डायमीटर ज्यादा है, तो दोनों का मास सेम रहेगा क्या, लेकिन मटेरियल सेम है तो उनका सी की वैल्यू सेम रहेगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू। ठीक है, और हमको क्या बोला है, दैट थर्मल कैपेसिटीज। थर्मल कैपेसिटी किसका नाम है, हीट कैपेसिटी का। थर्म वर्ड कहां से आया भाई, हीट से आया हुआ है। तो हीट कैपेसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, S इज इक्वल टू M इंटू सी। तो यहां पर वही फॉर्मूला लगाना है, तो लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे कैसा, मार तो दिया ही नहीं है, नहीं Q अपॉन L से भी नहीं लगाएंगे। यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो हमारे पास स्फीयर दिया है, तो हमको स्फीयर का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो मैं पहले कहता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये देखो यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना है, S1 अपॉन S2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू सी, वॉल्यूम 1 अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2 इंटू, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है तो उनका रो भी सेम है, डेंसिटी और सी भी सेम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई क्या, R1 अपॉन R2 का क्यूब बचा। रेडियस भी तो नहीं दिया है, लेकिन जितना रेडियस का रेशियो रहेगा उतना ही डायमीटर का भी रेशियो रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा R1 अपॉन R2 का क्यूब, और यही रेशियो रहेगा D1 अपॉन D2 का क्यूब। अब नहीं आना है आंसर, जब क्वेश्चन दिया मैंने सॉल्व नहीं किया, आधे ज्यादा सॉल्व किया, बोल रहे ऑप्शन डी, अब नहीं आना है आंसर। तो D1 अपॉन D2, हाँ तो D1 अपॉन D2 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का क्यूब 1 अपॉन 8। ये नया टर्म है, अब ये तीसरा हीट कैपेसिटी है, इसका नाम क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी। अब मोलार वर्ड आ जाने से नंबर ऑफ मोल्स आ गया इसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स कहां दिख रहा है इसमें, ये यहां दिख रहा है। तो फॉर्मूला वैसे ये बिल्कुल सेम है, लेकिन बस क्या चेंज आ गया, वहां पे n था यहाँ पे n आ गया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आने की वजह से नाम भी क्या पड़ गया, मोलार हीट कैपेसिटी। और इसको कौन सा सिंबल है, कैपिटल C सिंबल है, इसको ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल C का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन N डेल्टा T। N क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स। इसके कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है इसका, गिवन मास अपॉन मोलार मास। दूसरा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.414। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है, एट एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब मेरे को ये बताओ एसटीपी और एनटीपी में क्या डिफरेंस है। देखो एसटीपी और एनटीपी, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर दोनों में सेम है 1 atm। 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर दोनों में सेम है, टेम्परेचर दोनों में अलग है। टेम्परेचर एसटीपी पे कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन। और एनटीपी पे है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक जो आता है नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। एम्बिएंट वर्ड आ गया तो टेम्परेचर कर देना है 25। अब ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये फिजिक्स में नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रेशर सब में सेम,
टेम्परेचर सब में अलग अलग है, और केल्विन में पूछा तो आप केल्विन में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हम ये तीनों का भी फॉर्मूले में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लेंगे अभी के लिए, ये वाला अभी हमको दोनों भी नहीं लेना है और ना ही इसको डिस्कस करना है अभी। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं n के जगह लिख लूं मास अपॉन मोलार मास, तो ये कैसा दिखेगा? तो ये हो जाएगा कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन मास अपॉन मोलार मास इनटू डेल्टा टी। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो क्या आंसर आएगा? Q अपॉन मास इनटू डेल्टा टी इनटू मोलार मास। मोलार मास को अभी मैं कैपिटल M से लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब देखो ये क्या चीज है? Q बाय M डेल्टा टी। क्या ये स्पेसिफिक हीट है? यस, तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल C इज इक्वल टू स्मॉल c इनटू M। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। किसके बीच में रिलेशन आ गए? मोलार हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में फॉर्मूला मिल गया है। तो यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और आपका जो मेयर रिलेशन है उसमें कौन सा C होता है? स्मॉल c के कैपिटल C? कैपिटल C होता है उसमें। ठीक है, तो वो है मोलार हीट कैपेसिटी। क्लियर है यहां तक? तो उसमें मोलार हीट कैपेसिटी आता है। अगर उसमें बोलता कि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV इज इक्वल टू R, फाइंड स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV, अब बताओ आंसर। तो अब देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं कैसे आने वाला है। तो ये देखो कैपिटल CP की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल CP इंटू M। तो यहां लिखेंगे स्मॉल CP इंटू M माइनस कैपिटल CP की जगह स्मॉल CV इंटू M इज इक्वल टू R। M कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे उसको, तो यहां आंसर आएगा स्मॉल CP माइनस स्मॉल CV इज इक्वल टू R बाय M। तो ये फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, और यही फॉर्मूले में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R, R को आंसर को गोल कर दिया, हो गया रॉन्ग। तो यहाँ पर ये देखना है कैपिटल C लिखा है कि स्मॉल c लिखा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम है क्या? नहीं है सेम दोनों भी। ठीक है, अब मेरे को इसका यूनिट बताओ। इसका यूनिट क्या आएगा? जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, n का यूनिट क्या है? मोल। अब मेरे को एक चीज बताओ, मोलार मास का यूनिट क्या है? मोलार मास का यूनिट क्या है? ग्राम? ग्राम नहीं है इसका यूनिट। अगर ग्राम हुआ तो ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसका कोई यूनिट नहीं आएगा नंबर मोल का। एम, AMU, हाँ एटॉमिक मास यूनिट हो सकता है, लेकिन ग्राम के फॉर्म में कुछ और है। तो मोलार मास का यूनिट आता है ग्राम पर मोल। और ऐसे ही एवोगैड्रोस नंबर का भी यूनिट क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर मोल। ठीक है, और जो वॉल्यूम में भी था कि वॉल्यूम अपॉन 22.414, तो वो 22.414 वॉल्यूम पर मोल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते और यहां भी गलत कर देते हम। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलार मास? तो क्या यूनिट होता है इसका? ध्यान रखना है, ग्राम पर मोल होता है यूनिट इसका। ठीक है, क्लियर है? तो चलो अब ये देखो नेक्स्ट आगे क्या है। अब हमारे पास ये लास्ट टाइप का हीट है जिसका नाम है लेटेंट हीट। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये लेटेंट हीट क्या है? तो लेटेंट हीट का मतलब ये है कि इतनी हीट दो कि वो टेम्परेचर पे या फिर वो सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो जो स्टेट चेंज करने के लिए हीट लगेगी उसको क्या बोलते हैं? अब स्टेट चेंज कहां से कहां हो सकता है? सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड टू गैस भी हो सकता है, गैस टू लिक्विड भी हो सकता है, और लास्ट सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस को नाम क्या है? सॉलिड टू लिक्विड को नाम है या तो मेल्टिंग बोल सकते हैं, और एक नाम है फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का बेसिक अगर मैं फिजिक्स में आऊं तो फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों को मिलाना। तो हम अगर मेटल्स को फ्यूज करना चाह रहे, दो मेटल्स को मिलाना चाह रहे, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाए तो क्या बनता है? एलॉय बनता है। तो हमको एलॉय बनाना है, तो हम दो मेटल को ऐसा मिक्स करेंगे तो होगा क्या? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? पहले हीट करना पड़ेगा, और इतना हीट करना पड़ेगा कि वो मेल्ट हो जाए। तो सॉलिड टू लिक्विड
तो उस प्रोसेस को बोला गया है फ्यूजन। इस सेंस में यहाँ पे फ्यूजन वर्ड यूज करेंगे। फिर कंडेंसेशन मतलब क्या, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड नहीं, गैस टू लिक्विड है कंडेंसेशन। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड टू गैस, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस, और डिपोजिशन मतलब गैस टू सॉलिड। ठीक है, तो इतने सब प्रोसेस इसमें आने वाले हैं। अब ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू एल। ये तो हीट है, और कितनी हीट देना है, इतने मास को देना है ताकि उसका स्टेट, अब स्टेट चेंज होने में सबसे खास बात, अब मान लो आइस है बर्फ, और मैंने मेरे हाथ पे बर्फ रख दिया तो पिघलने वाली है, क्योंकि रूम टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके वजह से बर्फ पिघल जाएंगी। अब बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस, जब वो पिघल के पानी में कन्वर्ट होगा तो पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा, पानी भी ठंडा रहेगा। तो अगर वो सिर्फ स्टेट चेंज कर रहा है तो ये बात ध्यान में रखना है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करता है तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हाँ, स्टेट चेंज करने के बाद टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन जब तक स्टेट चेंज हो रहा है तब तक टेम्परेचर चेंज, इसीलिए इसमें टेम्परेचर का टर्म नहीं है। तो अभी तक हमने जितने भी टर्म्स पढ़े हीट से रिलेटेड, सब में टेम्परेचर का टर्म था डेल्टा टी था। इसमें दिख रहा है क्या डेल्टा टी, तो इसमें इसीलिए नहीं है। क्यों, क्योंकि जब जब स्टेट चेंज होगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और इसी का एक ग्राफ आने वाला है, वो देख लेते हैं आगे। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एल लेटेंट हीट है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू बाय एम। इसका यूनिट बताओ, जूल पर केजी या फिर कैलोरीज पर ग्राम, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एल से। ठीक है, तो चलो वो प्रोसेस देख लेते हैं और ग्राफ देख लेते हैं। तो ये वो प्रोसेस है, वही जो अभी हमने डिस्कस किए, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये सब प्रोसेस है, और सबके कुछ ना कुछ नाम है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, वैसे बेसिक ही नाम है, और ये आप 10 से ही पढ़ते आ रहे, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब इनके नाम है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, ये भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो ये देखो, अब ये ग्राफ है बहुत काम का। अब ये ग्राफ का मीनिंग समझना है हमको। तो इसका मीनिंग देखो क्या है, किसके किसके बीच में ग्राफ है। यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हीट बढ़ता जाएगा, पीछे आएंगे तो हीट कम होता जाएगा। मतलब ये हीटिंग प्रोसेस है, और ये कौन सा प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, टेम्परेचर। अब जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास आइस सॉलिड फॉर्म में है, या फिर आइस सॉलिड में होता है, ठीक है, वाटर सॉलिड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो उसका टेम्परेचर 0 से कम रहेगा। अब मैं हीट देते जा रहा हूं इसको, तो कब तक वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, 0 तक। अब 0 डिग्री तक इसमें मैं हीट दे रहा हूं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन 0 डिग्री पे अब क्या होने वाला है, स्टेट चेंज। तो स्टेट चेंज जब होना है तो एनर्जी लगेगी कुछ ना कुछ, तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज, तो वो हीट कहां यूज हो रही है, उसके मेल्ट होने में, उसका स्टेट चेंज होने में। तो ये देखो यहां पर इसीलिए ग्राफ कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन आया। ये स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, हीट तो दे रहे हैं हम, लेकिन कुछ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो इस स्टेट में जितनी उसको हीट लगने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट या लैटेंट हीट बोलो इसको। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, अब वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया। वाटर लिक्विड स्टेट में कब तक रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो 0 से 100 डिग्री तक जितना हम टेम्परेचर देंगे उसको उतना पानी भी गर्म होता जाएगा। तो ये देखो इसीलिए ग्राफ ऐसा आया। अब इसके बाद क्या हुआ, 100 डिग्री पे फिर से स्टेट चेंज होने वाला है, लिक्विड टू गैस या लिक्विड टू वेपर। तो जब स्टेट चेंज होगा टेम्परेचर चेंज, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आया। और उसके बाद अगर पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया, अभी भी हीट कर रहे हैं, तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो देखो यहां लिखा हुआ है कि आइस कूलिंग जब वापस आ रहे तो, और ऊपर जा रहे तो आइस हीटिंग। अब यहाँ पे क्या है, वाटर हीटिंग ऊपर जा रहे तो, और वाटर कूलिंग नीचे आ रहे तो। और यहाँ पे क्या है, स्टीम हीटिंग ऊपर जा रहे तो, और स्टीम कूलिंग नीचे आ रहे तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। और ये देखो ये फ्यूजन का भी लिखा है,
सॉलिड टू लिक्विड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी, ठीक है। तो ये देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है। तो उससे पहले ये आपको दो वैल्यूज याद रखने हैं कि अगर लेटेंट हीट हमको निकालना है आइस टू वाटर का, तो वो कितना आने वाला है 80 कैलोरीज पर ग्राम, और वाटर टू स्टीम का कितना आने वाला है 540 कैलोरीज पर ग्राम। किसका ज्यादा है, मतलब एनर्जी ज्यादा किसको लगेगी, वाटर टू स्टीम कन्वर्ट करना है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। आइस टू स्टीम में, आइस टू वाटर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन कैसा है। तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास क्या है, 1 ग्राम हमारे पास आइस है। तो सबसे पहले आइस कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। तो अब मेरे को बताओ 0 डिग्री सेल्सियस का आइस पहले किस में कन्वर्ट होगा, पहले सॉलिड टू लिक्विड जाएगा। सॉलिड टू लिक्विड के तो कौन सी हीट लगेगी, स्पेसिफिक हीट के लेटेंट हीट, लेटेंट हीट लगेगी। तो हम बोलेंगे सबसे पहले आइस टू वाटर चेंज होगा, और आइस टू वाटर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा क्या, नहीं, तो ये 0 डिग्री पे रहेगा। और इसमें कितनी हीट जाएगी, मतलब लगने वाली है ml स्टेट चेंज करने के लिए, और मास दिया है 1 ग्राम और लेटेंट हीट दिया है आइस की 80, तो यहां पे रख देंगे। अब इसके बाद वाटर हीट होगा कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। यहां कौन सा हीट लगने वाला है, स्पेसिफिक हीट, क्या फॉर्मूला है उसका, mc डेल्टा टी, या इतना हीट लगने वाला है यहां पर। अब 100 डिग्री पे वाटर किस में कन्वर्ट होने वाला है, स्टीम पे, और स्टीम का टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री। स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। यहां पे कौन सा हीट लगने वाला है, ml स्टेट चेंज वाला। तो बताओ आंसर। तो पहला मास कितना है 1 ग्राम, और आइस का लेटेंट हीट कितना है 80 प्लस mc डेल्टा टी 1 ग्राम, स्मॉल सी कितना है इसका, अब वाटर के लिए स्मॉल सी का आंसर 1 आता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये भी है 1, और डेल्टा टी कितना है 100 प्लस फिर से मास 1 ग्राम है, और एल की वैल्यू कितना है 536, इसी को हम अप्रॉक्स करके 540 कर देते हैं। तो करो ऐड, फुल आंसर 80 प्लस 100 प्लस 536, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 716 कैलोरी। कौन से यूनिट में है, कैलोरीज यूनिट में। कैलोरीज से जूल्स में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है सिर्फ समझ लो ये। तो क्या हो रहा है इसमें, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, और वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, उसको कन्वर्ट कर रहा है आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम में, 1 घंटा 50 मिनट में। और हमको बोला है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर मिनट, 1 मिनट में फ्रिज ने कितनी हीट निकाला वो निकालना है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, नहीं आया तो हम कल कर ही लेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।